ओके स्टूडेंट्स, टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस। तो हमने स्टूडेंट्स देखा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं और कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, उनमें डिफरेंसेस देखे। अब स्टूडेंट्स उनमें से सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म हम देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले सॉल्यूशन का एक अच्छा सा एग्जांपल बता सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सॉल्ट प्लस वाटर। सही है, सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, हमने देखा स्टूडेंट्स। अब सपोज करो स्टूडेंट्स, ये एक बीकर है हमारे पास, उसमें कुछ वाटर है और एक और बीकर है जिसमें भी वाटर है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो सपोज करो दोनों में जो है 1 लीटर वाटर है, दोनों में 1 लीटर वाटर है। इसमें कुछ सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया, इसमें कुछ सॉल्ट डिसॉल्व किया। सपोज करो इसमें हमने 2 ग्राम का सॉल्ट डिसॉल्व किया और इसमें हम 5 ग्राम का सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमने कम सॉल्ट डिसॉल्व किया और इसमें ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व किया, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व किया है, इसमें हमने कम सॉल्ट डिसॉल्व किया है, तो ये डाइल्यूट या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि जो सॉल्यूट है वो स्मॉल अमाउंट में है, सॉल्यूट इन स्मॉल अमाउंट, सॉल्यूट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, सॉल्यूट, यहां पे सॉल्ट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट अगर स्मॉल अमाउंट में है तो हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक और टर्म स्टूडेंट्स हम देखना चाहेंगे, दैट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो स्टूडेंट्स इसी केस पे आते हैं। तो हमने 2 ग्राम का सॉल्ट मिक्स किया था वाटर में, मिक्स हो गया, 5 ग्राम का मिक्स किया तो भी मिक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट सपोज करो ये एक बीकर में हमने और वाटर लिया, इसमें हम धीरे धीरे सॉल्ट डालते ही जा रहे हैं। सपोज करो पहले हमने 5 ग्राम का सॉल्ट डाला, वो मिक्स हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्ट डाला, वो भी मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया, और सॉल्ट डाला तो भी मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया, और सॉल्ट डाला तो वो भी मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत देर बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको, अगर हम सॉल्ट डालते ही जाएंगे तो क्या वो सॉल्ट वाटर में हमेशा डिसॉल्व होता ही जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब बहुत सारा सॉल्ट डाल चुके होगे, सपोज करो कि 30 ग्राम, ठीक है, सपोज करो आपने 30 ग्राम सॉल्ट डाल दिया और सारा का सारा अच्छे से डिसॉल्व हो गया इसमें। ठीक है, अब हो सकता है कि आप नेक्स्ट अब थोड़ा सा भी और सॉल्ट डालो तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, सॉल्ट नीचे जाके सॉर्ट ऑफ सेटल होने लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात स्टूडेंट्स? यहां पे आपने धीरे धीरे सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ाई, वो डिसॉल्व होता गया। सपोज करो 30 ग्राम तक यही कहानी चली। अब थोड़ा भी सॉल्ट अगर आप डालते हो तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो अलग से, बिल्कुल अलग से सेटल हो जा रहा है नीचे जाके। होता है स्टूडेंट्स ऐसा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आता है ये टर्म अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड। ये जो हमारा सॉल्यूशन है, दिस विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं मिक्स किया जा सकता। तो हम लिख सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, थोड़ा आगे में यहां पे हम थोड़ी सी और बात लिखना चाहेंगे इस डिफिनीशन को और एक्यूरेट करने के लिए, बट वो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या लिखना चाहिए, बट अभी आप इतने को ही सही माने। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम सॉल्ट हमने डिसॉल्व कर रखा है और इसमें और कोई सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
और ये दोनों जो है हमारे पास, ये दोनों सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें 2 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व है या 5 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व, इसमें और भी सॉल्ट आप डालोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और भी सॉल्यूट अभी डिजॉल्व किया जा सकता है, तो इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इज द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म जो हम देखना चाहेंगे दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, कुछ हद तक हम इसको देख भी चुके हैं। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बीकर है और इसमें कुछ वाटर है हमारे पास, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। इसमें हम सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्ट डिजॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वो इसमें डिजॉल्व होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व कर चुके होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व कर चुके होंगे, तो उसके बाद ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड मतलब अब आप थोड़ा सा भी और सॉल्ट डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम बोलेंगे कि 36 ग्राम इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो कहने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज, या फिर मोर एक्यूरेटली ऐसे लिखें कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be, the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent, is called solubility of that solute in that solvent। जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस केस में देखें, इस केस में सॉल्ट क्या था, सॉल्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाटर क्या था, 100 ग्राम का जो वाटर हमने रखा था दैट वाज सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस 100 ग्राम के सॉल्वेंट में 36 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स की सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज इक्वल्स टू 36 ग्राम, ऐसा हम बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज 36 ग्राम। कहने का मतलब है कि वाटर अगर हम 100 ग्राम लें तो उसमें मैक्सिमम 36 ग्राम का सॉल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे कि सपोज करो इस बीकर में वंस अगेन हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमने शुगर डिसॉल्व करना शुरू किया, धीरे धीरे हमने शुगर की क्वांटिटी बढ़ाते गए हम, और सारा का सारा शुगर उसमें डिसॉल्व होता गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जब आप 204 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व कर चुके होंगे तो उसके बाद आप शुगर थोड़ा सा भी और डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज 204 ग्राम, मतलब 100 ग्राम वाटर में इतना शुगर डिसॉल्व किया जा सकता है, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि अगर मैं 200 ग्राम ऑफ वाटर लूं, 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और इसमें मैं शुगर डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो कितना शुगर डिसॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम, बताओ मुझे, बता सकते हो आप? देखो 100 ग्राम में 204 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है, तो 200 ग्राम में मतलब डबल वाटर में शुगर कितना डिसॉल्व होगा, वो भी डबल डिसॉल्व होगा, मतलब 204 इंटू 2 ग्राम, सो दैट विल बी 408 ग्राम, इतना शुगर उसमें डिसॉल्व होगा स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं कि यहां पे बीकर में 50 ग्राम ऑफ वाटर मैंने लिया, ठीक है, अब मैं इसमें शुगर डिसॉल्व करूं तो कितना शुगर डिसॉल्व हो जाएगा? 100 ग्राम में 204 ग्राम डिसॉल्व हो गया था शुगर का, अब आधा वाटर हमने लिया तो शुगर भी आधा ही डिसॉल्व होगा, 204 डिवाइड बाई 2 ग्राम, दैट इज 102 ग्राम। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। एक और बात जो आपके ध्यान में डेफिनेटली चली रही होगी, बहुत सिंपल सी बात है कि
यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था उसकी भी हम बात कर सकते हैं। जैसे यहां पर जब हमने 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व किया है, ठीक है, और कोई सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी शुगर का 204 ग्राम में डिसॉल्व किया है और कोई शुगर यहां डिसॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है, तो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। दिस वाज आल्सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। दिस वाज आल्सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो हम चाहें स्टूडेंट्स तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप बिल्कुल समझ रहे होंगे मेरी बात कि द अमाउंट ऑफ solute needed to make saturated solution of 100 gram of solvent is called solubility of that solute in that solvent। मतलब जितना शुगर में यहां पे मुझे मिलाने की जरूरत है 100 ग्राम वाटर में, इसको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वही कहलाएगा सॉल्युबिलिटी, वही कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जैसे मैं आपको और बताऊं, जैसे आप देखिए मैंने यहां पे लिस्ट बनाई है। कॉमन सॉल्ट जो होता है जो हम स्टूडेंट्स खाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है 36 ग्राम। तो हमने जैसे बात की है, इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम वाटर हम लेंगे तो उसमें 36 ग्राम जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, और ज्यादा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। वैसे हमने शुगर की बात की कि शुगर की सॉल्युबिलिटी 204 ग्राम होती है। वैसे कॉपर सल्फेट एक सब्सटेंस होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी 21 ग्राम होती है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स की 100 ग्राम अगर हमने वाटर लिया, 100 ग्राम हमने वाटर लिया तो उसमें 21 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन 21 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। और जब 21 ग्राम कॉपर सल्फेट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। वैसे अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में 37 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड की 34 ग्राम, पोटाशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की वाटर में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। कोई ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है बहुत, जैसे शुगर जो है वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो कॉपर सल्फेट है वो उसके कंपेरिजन में बहुत कम ही डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट हम पॉइंट देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ही है, और उसके लिए हम हेडिंग डाल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस हेडिंग में हम दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो सपोज करो कि हमारे पास एक बीकर है स्टूडेंट्स और उसमें वाटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स, हमने देखा है, बताएं आप, 36 ग्राम सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो जाता है, और ज्यादा सॉल्ट आप डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं होता है, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। पर स्टूडेंट्स अभी यहां पर एक कैच है। यहां पर क्या है, टेम्परेचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो पूरी सिचुएशन हमने देखी है वो तब ट्रू होती है जब यहां पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। जब वाटर का टेम्परेचर यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तब ऐसा होगा कि आप 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम वाटर का टेम्परेचर चेंज कर दें, सपोज करो इस बीकर में मेरे पास वाटर है, 100 ग्राम ही वाटर है, लेकिन उसका टेम्परेचर ज्यादा है, सपोज करो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स हम इसमें सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या लगता है आपको, कितना सॉल्ट डिसॉल्व होना चाहिए स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट जब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा इसमें, पहले से ज्यादा। फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि सपोज करो 42 ग्राम का सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। आपको याद नहीं रखना है ये नंबर, ठीक है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये नंबर सही है, हमें जानना भी नहीं है कि कितना हो जाता है, बस हमें ये जानना है कि 36 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम सपोज करो यहां वाटर लेते हैं 100 ग्राम का और सपोज करो और ज्यादा टेम्परेचर पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब जब आप सॉल्ट डिसॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो और भी ज्यादा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सपोज करो 60 ग्राम का सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तो यहां पर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में 36 ग्राम थी। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इस वाटर में 42 ग्राम थी।
मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीजेस। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, हाई टेम्परेचर पे लिक्विड का टेम्परेचर अगर हाई है तो उसमें ज्यादा सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जो भी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, जो भी नंबर्स मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के लिए दिए थे वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दिए थे। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। वैसे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लेंगे तो उसमें और कम सॉल्ट डिसॉल्व होगा, 36 ग्राम से कम सॉल्ट डिसॉल्व होगा। अब जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आप आंसर कर पाते हो या नहीं। सपोज करो स्टूडेंट्स यहां बीकर में मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें कोई सॉल्यूट, कोई सॉलिड सॉल्यूट जो है वो मैंने इसमें डिसॉल्व किया। ठीक है, सपोज करो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा सेटअप है हमारा। ठीक है, और हमने इतना सॉलिड इसमें डिसॉल्व कर दिया कि हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ओके, समझ रहा है मेरी बात? वो सॉलिड को मैंने लिक्विड में डिसॉल्व किया, इतना सॉलिड डिसॉल्व कर दिया कि यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर स्टूडेंट्स हम यहां पर टेम्परेचर बढ़ा के से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो क्या होगा, आपको यह बताना है। और टेम्परेचर घटा के 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो क्या होगा, बताएं आप स्टूडेंट्स। सपोज टेम्परेचर बढ़ा के हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, अब क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है स्टूडेंट्स, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी भी हमने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अब हम और सॉलिड भी इसमें डिसॉल्व कर पाएंगे, चाहे तो हम इसमें और भी ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व कर पाएंगे अब। ठीक है, इसका मतलब है अब ये जो सॉल्यूशन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अनसैचुरेटेड है। ये सैचुरेटेड था 30 पे, क्योंकि इसमें और ज्यादा सॉलिड अभी डिसॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, तो अब और भी सॉलिड डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब अब ये अनसैचुरेटेड है। तो स्टूडेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि वही सॉल्यूशन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड था, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसमें और सॉलिड डिसॉल्व की जा सकती है। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं कि अ सैचुरेटेड solution of solid in a liquid becomes unsaturated as temperature is increased, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये और भी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या होगा, आप सोच के देखो जरा। टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर दें तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करने पे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, कम होनी चाहिए, और कम होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, हमने तो यहां पे कुछ सॉलिड डिसॉल्व कर रखा है, सपोज करो कि 40 ग्राम का सॉलिड डिसॉल्व कर रखा है हमने। ठीक है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर कम किया तो अब सॉल्युबिलिटी कम हो गई होगी, हो सकता है कि 35 ग्राम हो गई हो, 35 ग्राम हो गई होगी, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 35 ग्राम का ही सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन हमने तो 40 ग्राम का कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा टेम्परेचर कम करने पे? सोच के देखो आप, टेम्परेचर कम करने पे 35 ग्राम तो डिसॉल्व रहेगा, 35 ग्राम डिसॉल्व रहेगा, लेकिन जो 5 ग्राम है स्टूडेंट्स वो बाहर आ जाएगा, वो अलग से आपको दिखेगा, वो अब डिसॉल्व नहीं रहेगा, अनडिसॉल्व्ड। जैसे कि स्टूडेंट सपोज करो यहां पे ये सॉल्ट था 40 ग्राम सॉल्ट हमने यहां पे डिसॉल्व कर रखा था। ठीक है, एकदम सैचुरेटेड। ठीक है, आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, टेम्परेचर कम किया, तो अब सॉल्युबिलिटी मान लो 35 हो गई, तो 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट तो डिसॉल्व रहेगा, लेकिन बाकी का जो 5 ग्राम सॉल्ट है वो आपको नीचे अलग से डिपॉजिट हुआ हुआ दिखेगा, अलग से वो सॉल्ट डिपॉजिट हुआ हुआ दिखेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड down, if saturated solution is cooled down, some dissolved solute separates from solution, वो solution से सेपरेट होके बाहर अलग से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर सैचुरेटेड था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब वो अनसैचुरेटेड हो गया क्योंकि इसमें और सॉलिड डिसॉल्व हो सकता था। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर कूल किया तो सॉलिडिटी कम हुई। ठीक है, तो यानी अब कम ही सॉलिड जो है वो इसमें डिसॉल्व रह सकता है, बाकी का सॉलिड ऐसे बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रह जाए हमें। सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्स कोई सॉलिड है, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में दी हुई है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 ग्राम। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ के 42 ग्राम हो गई, ये सही है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी और भी ज्यादा हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर यहां पे हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आप देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वाटर में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वाटर में 42 ग्राम एक्स डिसॉल्व किया गया है। 42 ग्राम एक्स डिसॉल्व किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 42 ग्राम ही सॉल्युबिलिटी थी, तो वो डिसॉल्व किया गया, मतलब सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री तक ले जाया गया, 25 से 30 डिग्री तक ले जाया गया। ठीक है, अब उसमें एक्स अमाउंट का सब्सटेंस और डिसॉल्व किया जा रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, अगर इसमें एक्स अमाउंट का सब्सटेंस और डिसॉल्व किया गया, ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सॉल्युबिलिटी है वो 45 है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ये जो वाटर है इसमें 45 ग्राम सॉलिड डिसॉल्व किया जा सकता है, टोटल 45 ग्राम। 42 ग्राम तो पहले से है। ठीक है, तो अब ये एक्स जो हमने डिसॉल्व किया है एक्स्ट्रा, वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, एक्स विल बी 45 माइनस 42, दैट इज 3 ग्राम। दैट इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। उसी तरह से ये दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, कि ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कम करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया, तो टेम्परेचर कम करने पे क्या हुआ, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे बाहर सेपरेट आउट हो गया। कितना सेपरेट आउट हुआ उसका मास हमें बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी है 40, तो यहां पर 40 ग्राम ही डिसॉल्व रह सकता है, सॉलिड 40 ग्राम ही रह सकता है। ठीक है, जबकि हमने 42 ग्राम डिसॉल्व कर रखा है, इसका मतलब कितना बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 42 माइनस 40 दैट इज 2 ग्राम। तो दैट विल बी आवर आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी बात, सही है ना स्टूडेंट्स? चलो आपको मैं पीछे की एक बात याद दिलाऊं, उस स्लाइड पे ही जाता हूं। ये स्लाइड देखें स्टूडेंट्स, ये स्लाइड देखें, यहां पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफिनीशन हमने लिखी थी और कुछ छोड़ दिया था, वो अब पूरा करने का टाइम आ गया है। हमने लिखा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि यहां पे 30 ग्राम सॉलिड हमने डिसॉल्व किया था और इससे ज्यादा सॉलिड अब डिसॉल्व नहीं हो रहा था, तो हम बोल रहे थे ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ध्यान देंगे आप, इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मान लो अभी यहां पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो 30 ग्राम का ही सॉलिड आप डिसॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, और ये सैचुरेटेड है। ठीक है, सैचुरेटेड है। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे और सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा इस पे। ठीक है, इसलिए सैचुरेटेड है। हाँ, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने इसका, तब तो और डिसॉल्व हो ही जाएगा ना सॉलिड। ठीक है, तो इसी टेम्परेचर पे अगर और सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड at that temperature. वैसे unsaturated solution is a solution in which more solute can be dissolved at that temperature. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट वापस आ गए अपनी स्लाइड पे। तो स्टूडेंट हम पढ़ क्या रहे थे, हम बेसिकली पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी देर हमने इसकी बात की और हमने ये बात की कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है। ठीक है, और ये पार्ट ए था, अभी पार्ट ए, यानी पार्ट बी अभी पढ़ना बाकी है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। देखो पार्ट बी में स्टूडेंट्स हम थोड़े अलग टाइप के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आपको याद होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो भी सॉल्यूशन होती हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। ऑब्वियसली ये लिक्विड्स होती हैं जिनमें गैस डिसॉल्व होती है स्टूडेंट्स, गैस। कोल्ड ड्रिंक में खास करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर कोल्ड ड्रिंक जो लिक्विड है दैट इज एक्चुअली सॉल्वेंट, और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है दैट इज सोल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स। जो बॉटल में कोल्ड ड्रिंक आती है उसमें आपने देखा भी होगा गैस के बबल्स दिखाई देते हैं, बॉटल में जो आती है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट ए में हम कैसे सॉल्यूशंस देख रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड था, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, सॉल्यूट जो था वो सॉलिड था, वहां पे सॉलिड जो है वो किसी लिक्विड में डिसॉल्व था। ठीक है, तब हमने बात की थी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि अगर गैस कोई डिसॉल्व है लिक्विड में तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पे स्टूडेंट्स उल्टा होता है, यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जबकि ए पार्ट में बढ़ रही थी। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास यहां कोई लिक्विड है स्टूडेंट्स, ठीक है, लिक्विड, और उसमें कोई गैस डिसॉल्व की गई है, जैसे कि मान लो ये कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, ठीक है, मान लो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और इस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर हम बढ़ा के 30 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं और दूसरे केस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने कर दिया इसका टेम्परेचर, तो क्या हुआ है, बेसिकली टेम्परेचर हमने कम किया, टेम्परेचर कम किया, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब इसमें और गैस जो है वो अब डिसॉल्व की जा सकती है। मान लो इसमें हमने मैक्सिमम गैस डिसॉल्व कर दी थी, एकदम सैचुरेट कर दिया था मैक्सिमम गैस डिसॉल्व करके, ठीक है, लेकिन हमने टेम्परेचर कम कर दी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, अब और गैस भी इसमें डिसॉल्व की जा सकती है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाए तो क्या होगा, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मतलब सॉल्युबिलिटी जो है इसमें हमने कम कर दी है स्टूडेंट्स, कम कर दी है सॉल्युबिलिटी, मतलब कम ही गैस डिसॉल्व रह सकती है इसमें, कम ही गैस डिसॉल्व रह सकती है। इसका मतलब कुछ गैस जो है वो बाहर आ जाएगी, कुछ गैस जो है वो बाहर आ जाएगी, गैस कम्स आउट, कम्स आउट। अब समझो मेरी बात इसमें, ठीक है। तो अगर कोई गैस डिसॉल्व है लिक्विड में, गैस डिसॉल्व है लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी कम होती है, कम होती है। सॉलिड का उल्टा होता है यहां पे स्टूडेंट्स, समझ रहे हो मेरी बात। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट 5th पॉइंट हम देखने वाले हैं वो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4th पॉइंट, इसके पहले वाला जो पॉइंट हमने देखा था उसमें देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे, अब देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। और वैसे यहां पर भी हम 2 पार्ट देखेंगे, आप समझ गए होंगे कैसे 2 पार्ट्स। पहले पार्ट हम देखेंगे कि अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है, कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, तो क्या होता है। और दूसरे केस में हम देखेंगे कोई गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सपोज कर लो स्टूडेंट्स कि यहां पर हमारे पास बीकर में वाटर है और हमने सॉल्ट डिसॉल्व कर रखा है उसमें, ठीक है, और यहां पर हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक है, उसमें हमने गैस डिसॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हमने देखा ही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे यहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, लेकिन यहां पे प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और प्रेशर कम करने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, जितना ज्यादा प्रेशर होगा ना स्टूडेंट्स उतनी ज्यादा गैस इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनको बहुत हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है ताकि ज्यादा ज्यादा गैस डिसॉल्व हो सके। ठीक है, हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड एट हाई प्रेशर सो दैट लॉट ऑफ गैस कैन बी डिसॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पर अगर आप प्रेशर चेंज करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व कराते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस रिलेटेड बहुत सारे हम टर्म्स देख चुके हैं, अब एक और नया टर्म हम देखेंगे विच इज एन इंटरेस्टिंग टर्म वंस अगेन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए, इस पार्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व है तब हम इस टर्म की बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है, जैसे कि स्टूडेंट्स सॉल्ट प्लस वाटर हो गया या फिर शुगर प्लस वाटर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी यहां पे हम बात करेंगे, उनके कंसंट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, उनके कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है
तो एक तो बहुत ही सिंपल सी बात है जो कि आप तुरंत ही समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि ये बीकर में मेरे पास कुछ वाटर है और इस बीकर में भी मेरे पास कुछ वाटर है, से इक्वल अमाउंट का वाटर है, ठीक है। इसमें हो सकता है मैंने कम सॉल्ट मिक्स किया हो और इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट मिक्स कर दिया हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्ट का, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस केस में हमने सॉल्ट कम डिसॉल्व किया है तो हम बोलेंगे इस केस में लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ लो आप। तो किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें जो सॉलिड हमने डिसॉल्व किया वो ज्यादा डिसॉल्व किया, ठीक है। कम होने का मतलब है कि सॉलिड कम डिसॉल्व किया। देखो मैथमेटिकली भी हम यहां पे बात कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सच अ सॉल्यूशन जिसमें एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया हो, एक सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया गया हो, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको निकालना है तो आप मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं हम यहां पे, सपोज करो कि यहां पर आपने जो सॉल्ट डिसॉल्व किया वो है 20 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर ये जो वाटर था वो था 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। 100 ग्राम वाटर आपने लिया था, उसमें 20 ग्राम सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इस केस में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई, आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना होगा, क्या वो 100 होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें। क्या यहां पे मैं 100 लिखूं, नहीं स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिखूंगा 100 ग्राम प्लस 20 ग्राम। देखो यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास, ठीक है। तो ये सॉल्ट और वाटर दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, सॉल्ट और वाटर दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन में दोनों का मास ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू 100। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, 100/6, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 16.66%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का दैट इज 16.66%। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स। तो इसमें जो चीज गलती होती है वो ये है कि ऊपर तो ठीक है मास ऑफ सॉल्यूट रखना है, ठीक है, जैसे यहां पे सॉल्ट का मास रखना था, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। इनफैक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, मास ऑफ सॉल्यूशन था ना, उसके जगह पे आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। तो नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड करके लिखना होता है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, आप देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 10 ग्राम शुगर को 190 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया, 10 ग्राम शुगर को 190 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, हमने देखा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू 100। तो बेसिकली नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा वो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज 10 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये शुगर हमने डाला 10 ग्राम और 190 ग्राम वाटर भी था, तो टोटल मास कितना हो गया इन दोनों का सम, दैट इज 10 ग्राम प्लस 190 ग्राम इंटू 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको आगे सॉल्व तो कर ही लेंगे, तो यह जाएगा 10/200 इंटू 100 स्टूडेंट्स, तो यह जाएगा 5%। आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा,
2 से 10 कैंसिल करेंगे तो 5%। तो इस केस में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हो गया 5%। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, कितने वाटर में ये नहीं बोला जा रहा है। 10 ग्राम शुगर को कुछ वाटर में डिजॉल्व किया गया। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। अच्छा, तो जो सॉल्यूशन बना उसका टोटल मास 100 ग्राम दिया हुआ है, उसका टोटल मास 100 ग्राम दिया गया है। ठीक, तो आप क्या स्टूडेंट सोच सकते हैं कितने वाटर का यूज किया है हमने यहां पे। टोटल सॉल्यूशन का मास जो है वो 100 ग्राम है, उसमें से 10 ग्राम तो शुगर का ही है मास, मतलब वाटर हमने कितना डाला होगा, जो 90 ग्राम डाला होगा। ठीक है, एनीवे हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे है 10 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल मास यहां पे दिया हुआ है 100 ग्राम इनटू 100 स्टूडेंट्स। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 10%। तो दैट इज आवर आंसर की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10%। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे होंगे बात। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो उसका हम पार्ट ए पढ़ रहे थे। और इस पार्ट ए में क्या था कि जो सॉल्यूट है सॉलिड था, सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि कंसंट्रेशन की बात हम कैसे करते हैं। ओके, अब हम पार्ट बी देखेंगे स्टूडेंट्स। उसमें एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स किया गया होगा, मतलब जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कंसंट्रेशन की कैसे बात करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे आप देखें स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल अगर हम लें तो ये एक बीकर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक और बीकर है। सपोज करो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाल रखा है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। सपोज करो 100 ग्राम वाटर दोनों में हमने डाल रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक दूसरी लिक्विड डाली अल्कोहल नाम की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने दूसरी लिक्विड डाली, लेकिन ज्यादा लिक्विड डाल दी। इसमें जो अल्कोहल हमने डाला ज्यादा डाला, अल्कोहल एक लिक्विड होती है। ठीक है, तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन लो होगा। ठीक, लो कंसंट्रेशन। और यहां पर जो अल्कोहल का सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां पर ये जो अल्कोहल है दैट इज सॉल्यूट, ये अल्कोहल जो है वो सॉल्यूट है। ठीक है, और ये जो वाटर है दैट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, तो कई बार लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, जो लिक्विड ज्यादा होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है, वो सॉल्वेंट कहलाती है। जो लिक्विड कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट कहलाती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर जो वाटर था वो ज्यादा अमाउंट में था। ठीक है, सॉल्वेंट। अल्कोहल हमने मिलाया है लेकिन वो वाटर से कम अमाउंट में मिलाया है। ठीक है, इसलिए वो सॉल्यूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस केस में जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो कंसंट्रेशन को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस केस में हम बोलते हैं, ध्यान देना आप क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, लास्ट केस में हमने वॉल्यूम की जगह पे मास लिखा था, बस इतना ही डिफरेंस है। यहां पे वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और स्टूडेंट आप समझ ही रहे होंगे लास्ट टाइम की तरह यहां पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, और ये फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं जो यूज करना कन्वीनियंट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। 20 ml ऑफ अल्कोहल, ये एक लिक्विड है अल्कोहल, 20 ml ऑफ अल्कोहल इज मिक्स विद 80 ml ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं अल्कोहल कम है, वाटर ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मुला यूज कर लेंगे, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 20 ml, मिलीलीटर। फिर सॉल्यूट का वॉल्यूम 20 मिलीलीटर, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 80 मिलीलीटर इंटू 100 स्टूडेंट्स। देखो यहां से क्या आ जाएगा, 20 नीचे बाय डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 ml इंटू 100। तो आप देख सकते हो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 20%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम बोलेंगे इस केस में आंसर है 20% की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 20%। चलो एक और क्वेश्चन है यहां पे, देखो क्या है, 20 ml ऑफ अल्कोहल इज मिक्स्ड विद वाटर वंस अगेन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml। अच्छा, अब अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन बन रहा है उस पूरे सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम दिया हुआ है, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें स्टूडेंट्स हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml इंटू 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इस तरह से। अब देखो ये आ जाएगा 220 का कैंसिल करेगा तो 10 आएगा, 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 10%। समझ में आई बात आपको आप स्टूडेंट्स? तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया जा रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में वॉल्यूम आता है। ठीक है, जबकि ए वाले पार्ट में जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे थे, तो यहां मास का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स।